स्टूडेंट्स, आपने लास्ट चैप्टर के अंदर वेब स्टोरेज के बारे में सीखा था और जाना था कि वेब स्टोरेज क्या होता है। ओके, आपने लास्ट क्लास के अंदर HTML4 के वेब स्टोरेज की प्रॉपर्टी को पहले से सीख रखा था जिसका नाम है कुकीज़। ठीक है, तो आपको कुकी के अंदर डेटा स्टोर करना और डेटा रिट्राइव करना कुकीज़ के अंदर से आपको अच्छी तरह से आता है। ओके, सो आज की इस वीडियो के अंदर हम HTML5 के वेब स्टोरेज की जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आपका सेशन स्टोरेज और जो लोकल स्टोरेज, हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सीखेंगे कि किस तरह से इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम अपने ब्राउज़र के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं और डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए आपको पहले कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स को पढ़ना होगा जो कि सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ हमें प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो अगर आपको सेशन स्टोरेज के माध्यम से अपने ब्राउज़र के अंदर डेटा को स्टोर करना है तो आपको सेट आइटम मेथड का यूज़ करना होगा। ओके, अगर आप सेशन स्टोरेज के अंदर से डेटा को रिट्राइव करना चाहते हैं, मींस अपने ब्राउज़र में लेके आना चाहते हैं वेब पेज पे, तो आपको गेट आइटम मेथड का यूज़ करना होगा। ओके, अगर आपको सेशन कोई एक पर्टिकुलर सेशन को रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो आपको उसके लिए यूज़ करना होगा रिमूव आइटम का। और अगर आप सेशन स्टोरेज के अंदर जितने भी मतलब आपने स्टोर कर रखे हैं जितने सारे के सारे सेशंस, अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा क्लियर मेथड का। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल अचीव करते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात और, आप इन सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज की जो टेस्टिंग होएगी वो कहाँ पे करेंगे, वैम्प सर्वर के अंदर। ठीक है, तो आप जो भी फाइल सेव करोगे उसे कहाँ सेव करोगे, www डायरेक्टरी के अंदर सेव करोगे। ओके, और आप अपने वैम्प सर्वर को ऑन रखोगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए मैंने टेक्स्ट एडिटर को अपने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप न्यू फाइल लेंगे, फाइल में देखिए मैं जाता हूँ, न्यू फाइल को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और इस फाइल को आप अभी कुछ भी राइट करके ऐसे सेव कर लीजिए। ठीक है, और कहाँ पे आप सेव करेंगे इस फाइल को, आप इसे सेव करेंगे लोकल डिस्क सी के अंदर, जहाँ पे आपका वैम्प सर्वर इंस्टॉल होगा वहाँ पे। तो मेरा जो वैम्प सर्वर वैम्प फोल्डर के अंदर है, और ये देखिए ये रहा www फोल्डर, और यहाँ पे देखिए एक डेमो के नाम से पहले ही सेव कर रखा है हमने, और मैं यहाँ पे इसे टेस्ट के नाम से सेव कर लेता हूँ, test.html के नाम से। ओके, तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे सेव कर लिया। अब आप यहाँ क्या करो, इसको रिमूव करो और एक्सक्लेमेशन का साइन दो और टैब का चित्र दे दो। ठीक है, मीन्स टैब प्रेस कर दो, तो आपके पास HTML5 का जो डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। सो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने लोकल स्टोरेज के अंदर और सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा को इंसर्ट करना। कैसे करेंगे, उसको इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट टैग लगाकर JS की जो लाइब्रेरी है उसको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो मैं देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को इस तरह से ओपन करके इस तरह से क्लोज कर लेता हूँ। अब जरा समझिएगा, जब आपको डेटा स्टोर करना है अपने लोकल स्टोरेज या सेशन स्टोरेज में, तो कैसे स्टोर करोगे। तो देखो मैं यहाँ पे सेशन स्टोरेज की बात कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए आपको यहाँ पे सेशन स्टोरेज प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इस तरह से प्रॉपर्टी राइट कर दोगे सेशन स्टोरेज, और यहाँ पे जो स्टोरेज देख रहे हो इस स्टोरेज का जो S होगा वो कैपिटल में होगा। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, डॉट का सिंबल दे करके यहाँ पे आप राइट करेंगे गेट आइटम, सॉरी गेट नहीं, सेट आइटम। ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट आइटम का जो आई होगा वो कैपिटल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप पैरेंथेसिस इस तरह से स्टार्ट कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम किसे स्टोर कर रहे हैं, सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा को इंसर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सेशन स्टोरेज की प्रॉपर्टीज़ के अंदर से आपको सेट आइटम एक मेथड मिलता है जिससे कि आप अपने ब्राउज़र के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है कि सेशन स्टोरेज के अंदर की वैल्यू पेयर के रूप में डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब ये की वैल्यू क्या है, जैसे कि आपको याद होगा, आप जब कुकी स्टोर करते थे तो पहले कुकी का नाम देते थे और फिर कुकी की वैल्यू राइट करते थे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा,
सेट आइटम के पैरामीटर के अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर आपको पास करना होगा। पहला की वैल्यू आप दोगे, ठीक है, मीन्स पहले आप की राइट करोगे, फिर आप वैल्यू राइट करोगे। मतलब की का मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप कुकी का नाम देते थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी अपने सेशन का नाम देना होगा और उसी नाम को यहाँ पे की बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे की नहीं दोगे तो क्या होगा, आप इस वैल्यू को गेट आइटम मेथड के माध्यम से एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्टोर करते वक्त आपको क्या करना होगा, यहाँ पे की वैल्यू देनी होगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे आपको जो भी आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसका नाम समझ लो, यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई क्लास स्टोर करने वाला हूँ वैल्यू के अंदर, जैसे 5th क्लास, तो आप यहाँ पे की का नाम क्लास रख दोगे, ठीक है। रोल नंबर स्टोर कर रहे हो तो की का नाम रोल नंबर रख दोगे, ठीक है। तो आई थिंक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ की में क्या राइट करोगे और वैल्यू में क्या राइट करोगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे नेम स्टोर करने वाला हूँ अपना अमित कुमार, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे की का नाम क्या रख दिया, नेम रख दिया, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू में मैं राइट कर देता हूँ अमित, ठीक है। अब देखिए मैं इसे क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और इसे अपने ब्राउज़र में ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं राइट करूँगा पहले लोकल होस्ट, फिर उसके बाद क्या राइट करूँगा, test.html, ओके। एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई भी अभी एरर नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे ब्राउज़र के अंदर वो डेटा जो सेशन स्टोरेज से स्टोर होना चाहिए था वो स्टोर हो गया। अब उसे आप देखोगे कैसे, आप राइट कर क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डेवलपर टूल्स जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए अभी हमने किस में डेटा स्टोर किया है, सेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए सेशन स्टोरेज आ रहा है, आप इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखो लोकल होस्ट आ रहा है, आप इस पर क्लिक करना, ओके। और यहाँ पे देखो कि सेशन स्टोरेज के जो हमने लोकल होस्ट वाला ये हमारा डोमेन है, इसके थ्रू कौन सा डेटा स्टोर हुआ है सेशन स्टोरेज के अंदर। तो देखो की और वैल्यू, देखो की क्या आया, जो हमने की में नेम दिया था, ठीक है। तो देखो नेम यहाँ पे आ गया और वैल्यू में क्या आया, जो मैंने उसमें वैल्यू राइट किया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप सेशन स्टोरेज के अंदर अपने डेटा को स्टोर करोगे की वैल्यू फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से आप इस डेटा को निकालोगे, ठीक है। तो आ जाइए कोड के अंदर और बस यहाँ सेट आइटम की जगह आप यहाँ पे क्या राइट करोगे, गेट आइटम, ठीक है। और यहाँ पे आप वैल्यू राइट नहीं करोगे, यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, सिर्फ की का नाम, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर की का नाम दे देते हो तो की के नाम के थ्रू ही वैल्यू आपको निकाल के दे दी जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ ए के नाम से और इसको ए के अंदर रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अलर्ट कर देता हूँ किसको, ए को, ए वेरिएबल को, ठीक है। सेव करके यहीं पे इसी टैब के अंदर देखो मैं रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आया, जो सेशन के अंदर मैंने डेटा को स्टोर किया था वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस URL को कॉपी करके दूसरे टैब में ओपन करता हूँ कुछ इस तरह से, तो देखिएगा आपको क्या मिलेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, नल वैल्यू मिली। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं, एम्प्टी, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको क्या बताया था कि जो सेशन स्टोरेज है वो सेम टैब के अंदर ही ओपन होता है, ठीक है। अगर आप दूसरे टैब में उसे ओपन करोगे तो वहाँ पे वो आपको वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा, क्योंकि अगर सेशन स्टोरेज को अगर आप कट कर देते हो, जैसे कि आपने जिसके अंदर से सेशन स्टोरेज को स्टोर किया है, जैसे देखो इसके अंदर से मैंने सेशन स्टोरेज को क्या किया है, स्टोर किया है, तो इसी के थ्रू ही मैं उसको रीड कर पाऊंगा, मीन्स इसी टैब के थ्रू ही उसे रीड कर पाऊंगा, दूसरे टैब के थ्रू उसे रीड नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं इस टैब को कट कर देता हूँ तो मेरा जो सेशन के अंदर का डेटा है वो भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्लास में बताया था, जो सेशन स्टोरेज होता है वो कहाँ से एक्सेस कर पाते हो, सेम टैब से, मीन्स जहाँ से आपने स्टोर किया है वहीं से ही आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको सेशन स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर करना है, ठीक है। अब चलिए सीखते हैं कि आप लोकल स्टोरेज के अंदर कैसे डेटा को स्टोर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम है, जैसे आपने सेशन में स्टोर किया वैसे ही लोकल में भी करते हैं, बट एक फ़र्क ये है कि सेशन के अंदर आपको 5 MB का डेटा मिलता है और
लोकल स्टोरेज के अंदर आपको 10 MB का स्टोरेज डेटा स्टोर करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज प्रॉपर्टी को इस तरह से यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे स्टोरेज का जो एस है उसे आप कैपिटल रखेंगे और वही आपको मेथड्स यूज़ करने हैं। जैसे कि अगर आपको लोकल स्टोरेज में वैल्यू को मीन्स अपने डेटा को स्टोर करना है तो आप यहाँ पे लिखोगे सेट आइटम मेथड का। ठीक है, इसके अंदर भी आपको की वैल्यू के फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लोकल स्टोरेज में सेट आइटम करता हूँ क्लास। ओके, और यहाँ पे कॉमा देखिए डुअल कोट्स में वैल्यू राइट कर देता हूँ 5th। ठीक है, कुछ इस तरह से। बस अब मैं इसे क्या करता हूँ, सेव करता हूँ और इसे एक बार रीलोड करता हूँ या फिर इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने इसे सेशन स्टोरेज, वैसे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट मैं आपको सही तरीके से समझाने के लिए न्यू टैब में इसे ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी कोई भी एरर नहीं आया, सिंपल से आपका यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, ये URL लोड हो गया। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे आपका डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा एप्लीकेशंस के अंदर और जैसे ही इस एप्लीकेशंस में जाऊँगा तो यहाँ देखो आप सेशन स्टोरेज के अंदर देखो कोई भी डेटा आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, की में भी नहीं और वैल्यू में भी नहीं। लेकिन अगर लोकल स्टोरेज में जाऊँ और यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को कौन कौन से डेटा देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ पे मेरे को देखो एक तो जो मैंने क्लास अभी स्टोर किया वो देखो यहाँ पे दिख रहा है की में, और वैल्यू में क्या दिख रहा है 5th। और ये सब जो डेटा आप देख रहे हो ना कंसोल में, ये नेविगेशन विड्थ और कोलैप्स, ये सब किसने स्टोर किया है ऑलरेडी, ये तीनों का तीनों डेटा मेरे वैम्प सर्वर ने, लोकल होस्ट ने ऑटोमेटिकली पहले से ही यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ गए कि किस तरह से आप लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा को स्टोर कर पाते हो। ओके, अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे एक्सेस करोगे, सिंपल है, आप सेट की जगह यहाँ पे गेट राइट कर दो और यहाँ पे सिर्फ आप अपने की को राइट कर दो तो की मैच होएगी और अपने आप उसकी जो वैल्यू होगी आपको निकल के मिल जाएगी। आप चाहो तो इसको भी अलर्ट के अंदर इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, सो देखिए मैंने इसको यहाँ पे अलर्ट के अंदर कुछ इस तरह से रख लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो देखिए मैंने इसे रीलोड किया तो इसने देखो मेरे को क्या रिटर्न किया, 5th इसने रिटर्न कर दिया। और अब देखिए अब अगर मैं इस URL को कॉपी करके दूसरे टैब में या दूसरे विंडो में पेस्ट करके ओपन करूं तो आप उस डेटा को, उस वैल्यू को दूसरे विंडो के अंदर से भी एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज के माध्यम से डेटा को स्टोर कर पाओगे और डेटा को रिट्राइव करके अपने ब्राउज़र में निकाल पाओगे। ठीक है, अपने वेब पेज के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को मिला करके एक HTML5 का कंप्लीट एप्लीकेशन डेवलप करना सीखना है, क्योंकि अभी तक आपको जितना भी पढ़ाया गया है जावास्क्रिप्ट के अंदर उतना काफ़ी है कि हम सब एक कंप्लीट एप्लीकेशन को डेवलप कर सकें। और जो ये हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, ये जो एप्लीकेशन के अंदर आप बहुत सी ऐसी ऐसी चीज़ों को सीखोगे जो कि आपने अभी तक नहीं सीखी है। और जो ये हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे ये सभी लोगों के एक काम का एप्लीकेशन होने वाला है, बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन होने वाला है जिसे कि हम बनाने वाले हैं। ठीक है, अब जरा सीखिए यहाँ पे कि जब आप इस एप्लीकेशन को बनाओगे तो आप इसके अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी और फीचर्स को सीखने वाले हो। तो सबसे पहले यहाँ पे आप साइन अप फीचर को सीखोगे। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या सीखोगे, साइन अप कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ों को सीखोगे। मीन्स साइन अप फॉर्म कैसे बना के साइन अप कैसे करवाते हैं ये सीखोगे। ठीक है, फिर आप साइन इन सीखोगे। ठीक है, कि साइन इन कैसे करवाते हैं। फिर आप साइन आउट करवाना या लॉग आउट आप कह लो। ठीक है, आप लॉग आउट करना भी सीखोगे इस फंक्शनैलिटी के अंदर। और यहाँ पे आप डेटा को मैन्युपुलेशन मीन्स डेटा का अदल बदल करना भी सीखोगे। ठीक है, तो ये जो चारों चीज़ें हैं एक ऐप को डेवलप करने के लिए, एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब आप सीख जाओगे अच्छे से तब आप अपने मन मुताबिक जैसा आप चाहते हो वैसा आप ऐप बना पाओगे, क्योंकि ये चारों चीज़ कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। और
अगर आप इन सभी चीज़ों को बना लेते हो और इन सभी के लॉजिक्स को सीख जाते हो सही से कि ये बनते कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, तो आगे आने वाली जो भी आपकी सर्वर साइड्स लैंग्वेज है, जैसे कि PHP, JSP, ये सारी जो लैंग्वेजेस है, उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब हम उस लैंग्वेजेस के अंदर साइन अप और साइन इन या लॉग आउट का सिस्टम बनाएंगे, तो वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर पहले से ही आपके ये लॉजिक्स क्लियर रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी फंक्शनैलिटी और फीचर्स को सही से समझने के लिए आपको एक जेसन पढ़ना होगा। अब यहाँ पे जो जेसन है, जेसन की फुल फॉर्म होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो ये जेसन कोई अलग चीज़ नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। ठीक है, और इसके कैसे यूज़ करते हैं और इसका क्या यूज़ होता है, इसको हम अभी थोड़ी ही देर में जानने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप यहाँ पे सीखिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो एक तरीके से मैं अगर आपको अभी बताऊं जेसन क्या है, तो जेसन आपके ऑब्जेक्ट को मैनेज करने का एक तरीके से काम करता है। फिलहाल मैं आपको इतना ही बता सकता हूं। ठीक है, जब आपको अगर ऑब्जेक्ट सही से पता चल जाएगा, तो और भी अच्छे से आप इस जेसन को जान पाओगे। ठीक है, तो चलो सीखते हैं ऑब्जेक्ट को कि ऑब्जेक्ट आखिरकार होता क्या है। क्योंकि आपको वैसे मैंने पहले ऑब्जेक्ट बता रखा है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार दोबारा से इसको देखिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे जब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डिनरी वेरिएबल बनाया ए के नाम से। ठीक है, और अगर आप इसमें कोई भी डेटा स्टोर करते हो, तो आप इसे क्या बोलते हो, सिंपल एक वेरिएबल बोलते हो। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वेरिएबल के अंदर इस बिग ब्रैकेट्स के माध्यम से कुछ डेटा को अगर मैं ऐसे स्टोर करता हूँ यहाँ पे, तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे एरे बोलते हो। ठीक है, फिर ये एक वेरिएबल नहीं रह जाता, ये क्या बन जाता है, एक एरे बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कुछ इस तरह से इसके अंदर अगर मैं डेटा को असाइन करता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, ए एक वेरिएबल नहीं रह जाता, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है अगर हम कर्ली ब्रैकेट से डेटा को स्टोर करते हैं इसके अंदर, तो ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कई सारे डेटा को एक साथ इसमें राइट करते हैं और इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ये आपका ए वेरिएबल है, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, अब जरा समझिए कि हमें ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा स्टोर करने की आखिरकार ज़रूरत क्या पड़ती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जरा यहाँ समझिए कि आप मेरे पास आए और आपने मेरे को बोला कि मेरे को आपके यहाँ एडमिशन लेना है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप अपनी सभी डिटेल्स को मेरे को दे दो। जैसे कि मैं आपसे क्या क्या चीज़ें डिटेल्स में मांगूंगा, मैं तो आपसे आपका नाम मांगूंगा। ठीक है, और क्या लूँगा, आपसे फ़ोन नंबर ले लूँगा। ठीक है, आपका एड्रेस ले लूँगा, और भी कुछ चीज़ें होंगी जो भी मैं ले सकता हूँ, जैसे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, इस तरह से। और जब आप इन चारों डेटा को, ठीक है, कौन कौन सी डेटा, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस और क्वालिफ़िकेशन को अगर आप फॉर्म के ज़रिए मेरे से लेते हो, ठीक है, आपसे अगर मैं लेता हूँ ये चारों डेटा को, जब आप इसके अंदर डेटा फिल करते हो, ठीक है, और सबमिट करते हो, तो क्या होगा, आपको इन चारों डेटा को कहीं ना कहीं तो पहले स्टोर करना होगा। ठीक है, और फिर सर्वर पे आपको भेजना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, नेम के लिए अलग वेरिएबल बनाओगे, फ़ोन नंबर के लिए अलग वेरिएबल बनाओगे, और एड्रेस के लिए अलग और क्वालिफ़िकेशन के लिए अलग वेरिएबल बनाओगे। ठीक है, अब ज़रा आप मेरे को ये बताइए कि जब आप हर एक नेम, फ़ोन नंबर, हर एक डेटा के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, तो ये कैसे साबित होगा कि जो ये सारा डेटा है किसी एक ही पर्सन का है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में जो देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपसे नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन ले रहा हूँ। अब ये सारा का सारा जो डेटा मैं आपसे ले रहा हूँ, ये किसका डेटा है, आपका डेटा है। जैसे कि आपका नाम है अंकित। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अंकित का ये सारा डेटा अपने वेब सर्वर पे मंगा रहा हूँ, या फिर इन सभी डेटा को प्राप्त करना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इन सभी डेटा को क्या कर रहा हूँ, अलग अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर करके ले रहा हूँ।
तो इससे ये आप तो समझ रहे हो कि जो मैंने ये अलग अलग वेरिएबल में डेटा को स्टोर किया है ये एक ही बंदे का है, लेकिन जो मशीन है आपकी या आपका जो वेब सर्वर है वो नहीं समझ पाएगा कि जो ये चारों डेटा है सिर्फ एक ही पर्सन के हैं। ठीक है, मतलब ये जो चारों डेटा है ये एक ही पर्सन से रिलेट करते हैं। ये कौन नहीं समझ पाएगा? आपका मशीन नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, और ऐसा भी यहाँ होता है कि आपका मशीन क्यों नहीं समझ पाता कि ये एक ही डेटा है, एक ही बंदे का डेटा है, क्योंकि अगर आप इसके लिए चार अलग अलग वेरिएबल बना देते हो, अगर ऐसे भी बनाते हो तो क्या होगा, आपके जो रैम है उस रैम में क्या होगा, चार अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर ये डेटा स्टोर होगा। एक मेमोरी ब्लॉक में आपका नेम स्टोर होगा, एक में फ़ोन नंबर, एक में एड्रेस और एक में क्वालिफिकेशन, जिससे कि साबित ही नहीं हो पाएगा कि ये चारों डेटा किसी एक ही पर्सन का है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाते हो, आप इसके अंदर से आपको नेम स्टोर करना है तो आप कैसे लिखोगे, नेम लिखोगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे नेम को इस तरह से राइट कर दोगे, फिर कॉमा दोगे, आप यहाँ पे फ़ोन नंबर स्टोर करना है, फ़ोन इस तरह से आप राइट करोगे, फिर कॉलन दोगे और जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा उसे आप यहाँ पे स्टोर करते हुए चलोगे। ठीक है, सो अब आपको समझ में आया कि हम डेटा क्यों ऑब्जेक्ट के अंदर इस तरह से बना करके स्टोर करते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। अब जरा देखिए, अगर आप इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लोगे, एक बंडल बना लोगे, एक ग्रुप बना लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, आपके जो डेटा है वो एक ग्रुप में हो जाएगा, एक इसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा किसी भी एक नाम से, और ये एक नाम जो है, जो एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके मेमोरी ब्लॉक के अंदर सिर्फ एक ही, मतलब आपके रैम के अंदर एक ही मेमोरी ब्लॉक को कंज्यूम करेगा। ठीक है, आखिरकार होगा क्या आपके रैम में, जरा वो देखिए, जैसे कि कई एक ही है, देखो इस तरह से आपका एक रैम के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक होगा और इस रैम के अंदर छोटे छोटे आपके जो ग्रुप्स में जो भी आपने डेटा को स्टोर किया होगा वो डेटा यहाँ पे ऐसे स्टोर होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि क्यों हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मेरे पास एक और रीज़न है यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने का। ठीक है, वो क्या रीज़न है, ज़रा उसको समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो जरा देखिए, जब आप इस तरह से फॉर्म बनाते हो अपने HTML के अंदर और इसमें डेटा राइट करके जब सबमिट करते हो तो क्या होता है, आपका जो डेटा होता है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपके URL के माध्यम से आपके वेब सर्वर के ऊपर जाता है। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक फॉर्म बना लिया है रियलिटी में, और मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी डेटा अभी फ़िलहाल राइट करके इस तरह से सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए URL के अंदर यहाँ पे देखो नेम आया, यहाँ पे फ़ोन नंबर आया, तो ये क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपका जो डेटा है वो सर्वर तक जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप समझ में आ गया आपको कि किस तरह से आपका जो डेटा है वो ये टेक्स्ट के फॉर्म में बन करके सर्वर तक, आपके वेब सर्वर तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन जो ये डेटा इस तरह से आपका जा रहा है ये सिक्योर भी नहीं होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इस डेटा को हैक ही कर लिया जाए, या तो कभी ऐसा हो सकता है कि नेम जाएगा और फ़ोन नंबर नहीं जाएगा, एड्रेस चला जाएगा और क्वालिफ़िकेशन नहीं जाएगी। तो ऐसा भी प्रॉब्लम होता है अगर आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हो तो। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ ऑब्जेक्ट बनाया तो होगा क्या, एक बंडल बनेगा और ये बंडल सीधा ही आपके वेब सर्वर पर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सही से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जरा समझिए जेसन का क्या यूज़ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे देखिए बंडल बना के ऑब्जेक्ट के रूप में डेटा को अपने वेब सर्वर तक भेजते हो, तो जो वेब सर्वर होता है वो इस ऑब्जेक्ट को रिसीव नहीं कर पाता है। ठीक है, मीन्स इसको रिसीव नहीं कर पाता है क्योंकि वेब सर्वर हमें कहता है कि जो भी आप डेटा भेज रहे हो वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो जेसन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके वेब सर्वर में भेज देगा और वहाँ पे इसको ओपन करके उसको दे देगा। ठीक है, किसको दे देगा, वेब सर्वर को। ठीक है, और जब हमें वेब सर्वर से कोई ऑब्जेक्ट फाइल मंगानी होगी तो जेसन क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट फाइल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करके हमारे ब्राउज़र तक पहुँचा देगा। ठीक है, तो बस इतना ही काम होता है जेसन का, और इससे ज़्यादा कोई भी जेसन का काम नहीं होता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में सही से आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप फिर से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको डेफिनेटली इसके अंदर की हर एक बात समझ में आ जाएगी।
ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।